नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर के अगराज़ व मकासद और काम करने का तरीका बताइएगा। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर हैविंग मी ओवर टुडे। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और गुज़िश्ता 2018 से लेके आज तक जो है इतने सालों में इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने माइग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेज़ की है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो MRC एक ऐसा इदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को रहनुमाई फ्राहम करता है। अच्छा। बैरून मुल्क जाने के लिए जो हमारी यूथ जो है वो रास्ते जो अडॉप्ट करती है उसमें लीगल और इलीगल दोनों ही होते हैं। तो हम लोगों को लीगल रास्तों के बारे में बताते हैं कि किस तरह लीगली आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं और इलीगल माइग्रेशन के क्या ख़तरात हैं और किस तरह के रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है और आपको इस रास्ते से बाज रहना है। अच्छा नादिया, आपसे इस हवाले से भी जानना चाहेंगे कि एक आम पाकिस्तानी जिसके पास स्किल्स की भी कमी है और तालीम की भी, उसके लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की इमिग्रेशन लेने के कितने मौके हैं? देखिए, अगर आप बैरून मुल्क जो है देखते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप बैरून मुल्क का सफ़र जो है या कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप उनको देखते हैं, डिफरेंट रीजन्स में हैं। सबसे पहले तो जैसे गल्फ़ रीजन है, ठीक है, पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क गल्फ़ रीजन में जो जाते हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड लोग नहीं होते, वो यूजुअली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग या अनस्किल्ड लोग जो है गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जो है ना जाना प्रेफर करते हैं। जो लोग हाईली स्किल्ड हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, IT टेक्नीशियंस हैं, ये लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हाईली कस्टमाइज स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप काम करने के लिए आपको वहाँ पर लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि आप बेहतर तरीके से जो जॉब मौके को आप ढूंढ सकें और वहाँ पर काम कर सकें और बेहतर तरीके से उन सोसाइटीज़ में इंटीग्रेट हो सकें। तो बैरून मुल्क जाने के लिए डंकी के रुझान में बहुत इजाफा हो रहा है और हमारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं जबकि कानूनी तरीका भी मौजूद है? इसके पीछे बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। बेसिकली लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म के जो लीगल माइग्रेशन है वो कम कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर माइग्रेशन। सेकेंडली जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों के जहन में ये बिठा दिया गया है कि भाई आपके बाहर जाने के कोई मौके ही नहीं है। वो लोगों को इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज किया जाता है कि लीगल तरीके से तो आप जा ही नहीं सकते। और ये सारा काम जो है हमारे एजेंट माफिया या इनफॉर्मल नेटवर्क्स जो इलीगल माइग्रेशन का सारा बिजनेस ऑपरेट करते हैं, ट्रैफिकर्स जो हैं, ये सारे जो माइग्रेशन प्रोन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोगों को इस तरह जो है स्कैम कर रहे होते हैं, ये उनके थ्रू फैलाई गई इन्फॉर्मेशन है। जो रियलिटी है वो ये है कि लीगल माइग्रेशन लेस कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर माइग्रेशन। सेकेंडली जो बहुत बड़ा रीज़न है लोग जो यहाँ से जा रहे होते हैं इरेगुलर माइग्रेशन पर, उन लोगों के माइंड सेट में ये है कि समवे अराउंड लाइक किसी यूरोपियन कंट्री में जाके वो बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं और वहाँ पे लाइक जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती है। अच्छा नादिया, एक औसत पाकिस्तानी को किन वजूहात की बिना पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीनी रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश से बचना चाहिए? तकरीबन हर पाकिस्तानी को इस इलीगल रास्ते से बचना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको ये चीज़ जाननी है, हर पाकिस्तानी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है जो भी बैरून मुल्क जाना चाहता है कि इलीगल माइग्रेशन कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स का। आप अगर समझते हैं कि आप इलीगली माइग्रेट करके चले जाएंगे तो पहले तो आपके वहाँ पर पहुँचने के चांसेस ही बहुत कम है डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में। अब मौजूदा दौर में जो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट है, जो बॉर्डर सर्वेलेंस है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जो कि आज से 10 साल या 15 साल पहले इतनी नहीं थी। तो आपके चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम हैं कि आप यहाँ से अगर इलीगली ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पर कुछ सर्टन अरसे के बाद पहुँच जाएँ। बिल्कुल सही कहा नादिया। वस्ती पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मखसूस इलाकों में डंकी का रुझान ज़्यादा है। क्या स्टेटस की दौड़ इसकी बड़ी वजह है या तालीम की कमी के सबब पैदा होने वाले मसाइल और रोज़गार के महदूद मौके इसकी वजह है? वस्ती पंजाब और स्पेशली ये जो बेल्ट है, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, इन एरियाज़ की अगर हम बात करें जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा इरेगुलर माइग्रेशन के लिए भी मशहूर भी कंसिडर होते हैं और हमारे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के प्रोजेक्ट में हमारे फोकस एरिया ऑफ वर्क भी यही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ पर बहुत सी वजूहात हैं।
जो यंगस्टर बच्चा जहाँ से पाकिस्तान से जो जो सोच रहा होता है कि जी मैं इरेगुलर माइग्रेशन रेगुलरली माइग्रेट करूँ या मैं डंकी के सफ़र पर जाऊँ, बहुत सी चीज़ों में एक एडवेंचर उसके माइंड में होता है, क्योंकि वो एक एज ब्रैकेट से फॉल कर रहा होता है 18 साल से 25 साल की एज ब्रैकेट में, या सम टाइम इवन इस एज ब्रैकेट को मैं पीछे भी ले जाऊँ तो 16 साल 14 साल के बच्चे भी जा रहे हैं, जो कि इस पूरे सफ़र को एक एडवेंचर के तौर पर लेते हैं। जो लोग उनके दोस्त उनकी फैमिलीज में ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके होते हैं, वो एक एज अ फेरी वर्ल्ड के तौर पे उनको पेश करते हैं कि जी वहाँ पर तो जन्नत है और पाकिस्तान तो दोज़ख है जिसके अंदर आप ऐसा ही है। ये रीजंस हैं। थर्ड ये जो है सबसे बड़ा रीज़न जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको काम करने के लिए यहाँ पर रिलेटिवली श्रिंक होती जा रही हैं डे बाय डे। हमारे ऑनगोइंग जिस तरह का सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने के लिए वो लोग अपने बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने के लिए जाना चाहते हैं। अदर देन ऑल दिस जो है वो अपने लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं। वो जब देखते हैं कि जो लोग इस सफ़र पर गए और सम हाउ सक्सेसफुल होकर पैसे कमा कर जब वापस आए, तो जिस तरह का लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े घर वो बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें जो है वो फिर मजबूर करती हैं कि वो आप इस सफ़र को जाएं। लेकिन इस सफ़र की हकीकत जो है इन सब चीज़ों के बरक्स है। ये सफ़र बहुत ख़तरनाक सफ़र है जिसके अंदर आप ट्रैफिक हो सकते हैं, जिसके अंदर आप माइग्रेंट स्मगलिंग का शिकार हो सकते हैं, आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो पहुंच पाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वो रास्ते में ही पैरिश हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, और आगे पीछे ये 2 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। इंसानी स्मगलिंग और उसके बाद नाखुशगवार वाक़यात हमारे सामने आते हैं। विफाकी इदारा इसमें नाकाम क्यों है इसको रोकने में, और विफाकी इदारे की जिम्मेदारियां क्या हैं? जी, वफाकी अदारा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये उसके परव्यू में आता है। अच्छा, ये इशू जो है, और अदारा जो है उस वक्त हरकत में आता है जब उसके पास कंप्लेंट आती है या इस लेवल पे जो है वो इश्यूज बनते हैं। और नाकामी की कोई बात नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि कोई कंप्लेनेंट जो है वो जब सामने आता है, अब ये नाखुशगवार वाक़या जो अभी आया है, जी जी, इसमें जो सिचुएशन आ रही है, इसमें जो विक्टिम है उसकी फैमिलीज वो भी सामने नहीं आती। वो आकर ना कंप्लेंट करती हैं, ना कोई इशू जो है वो बताती हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हालांकि वो सब कुछ जानती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो स्मगलर्स हैं, ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं, उनका इतना नेटवर्क है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। सही। और ये मुख्तलिफ जगह होते हैं ये लोग, तो ये पैसा बनाने के चक्कर में ये खुद भी लोगों को मार देते हैं। और उसके बाद ये जो विक्टिम जो है, इसमें बड़ी बात मैं मैडम आपको बताता हूँ कि जो डेथ हो जाती हैं वहाँ पे, वो चूँकि सामने नहीं आती, इधर पता ही नहीं चलता। जो उनके वारसान होते हैं उनसे उन्होंने, जो स्मगलर होते हैं, मज़ीद पैसे लेने होते हैं, ठीक है, वो डेथ बॉडीज़ देने के लिए। इसलिए भी वो ना कंप्लेंट करते हैं ना कुछ करते हैं। अब गुजरात में कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। अच्छा, तो अरेस्ट हुए हैं। अब बहुत सारे विक्टिम्स वो हैं जिनकी फैमिलीज सामने ही नहीं आ रही, और वो कहती हैं जी हम शॉक में हैं, हम अभी बताना नहीं चाहते, हमें अभी टाइम चाहिए। तो इस तरह करके वो फिर कानून से बच जाते। अच्छा सर, लोग कंप्लेन क्यों नहीं? क्या वो डरते हैं, जो माफिया है उसकी वजह से डरते हैं, या फिर उन पे मुल्क में कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, इस चीज़ के खौफ से लोग नहीं बताते हैं? नहीं, ये जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उसमें ये है कि जो स्मगल होने वाले लोग हैं या ट्रैफिकिंग का जो शिकार होते हैं, वो विक्टिम डिक्लेयर किए गए हैं। सही। यानी कि उनसे ज़्यादती तस्वर की जाती है, उनको वो मुख्तलिफ एक्सप्लॉयटेशन से, कोई लालच देकर, कोई किसी तरह उनसे पैसे हथियाए जाते हैं, उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, इसलिए वो उनके चुंगल में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने का होता है, और पाकिस्तान और ईरान और तुर्की का जो बॉर्डर है वो खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए एक डेथ लाइन बन जाता है। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐसे कोई कवानीन बनाए हैं कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी वापसी के लिए कोई इकदाम किए जाएं या उनको आसान तरीके से वापस लाया जाए? जी, जो पकड़े जाते हैं लोग, उनके लिए मैंने पहले कहा है कि विक्टिम ट्रीट किए जाते हैं। वो
यानी कि यूनाइटेड नेशन भी उस पर वर्क कर रही है, और जो कवानीन बनाए गए हैं वो भी यूनाइटेड नेशन की यानी कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से वो सारे जो हैं यानी कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की कवानीन जो हैं, ताकि वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं या असिस्टेंस जो है वो उनको विक्टिम को दी जाती है। तो वही चीज़ें हैं, और उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट भी और दूसरा NGOs काफ़ी सामने आ रही हैं जो उसको असिस्ट। मसलन पिछले दिनों ये अखुवत के साथ एक हुआ है, वो भी यही है कि जो विक्टिम होते हैं जिनका वापसी का वो मसाइल होते हैं, जी। तो वो फिर उनमें आके मतलब इस तरह की फाउंडेशंस फिर आगे आती हैं। फाउंडेशन भी काम कर रही हैं इस पे। और अभी जो इटली वाला हादसा हुआ था उसमें ज़्यादातर जो लड़कों की तादाद, लड़कों की एज थी वो 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल थी। मतलब बहुत ही यंग एज के लड़के हैं जो इस तरह बाहर के मुल्क डंकी लगा के जाना चाहते हैं। अच्छा अब्दुल हफीज़ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को इस इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 सिफारिशात भी भेजी हैं और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी मुआहिदे पर अमल दरामद का भी कहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो है ये उनका यूनाइटेड नेशन का UNODC एक है डिपार्टमेंट जो इस हमारे साथ बड़ा FIA के साथ बड़ा कोऑर्डिनेट कर रहा है। और हर लिहाज में उसने कवानीन बनाने में फिर इंफॉर्मेशन जो है या इसकी जो है बड़ी वर्किंग इस पे वो कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए। और इस तरह वो पूरा तावन कर रहे हैं। बल्कि हमारे जो हैं जो ऑफिसर्स हैं उनमें वो बड़ी बात सेमिनार्स की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो इस तरह करके वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल हैं। अच्छा, जिन इलाकों के ज़रिए डंकी लगाकर बाहर जाने की कोशिश की जाती है, जिन बॉर्डर एरियाज़ में, क्या वहाँ पर भी FIA की टीमें मौजूद होती हैं जो कि इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं, या जब कोई इत्तला आती है तो FIA एक्शन करता है? नहीं, वहाँ पे हमारी टीमें, पता नहीं ना, ये चोरी करने का तो पता नहीं ना चोर ने किधर से चोरी करनी है, ठीक है। अगर बॉर्डर क्रॉसिंग है तो वो भी अब बॉर्डर क्रॉसिंग तकरीबन वो फेंसेस मेरा ख्याल लग गई हैं इधर बलोचिस्तान में जो बॉर्डर एरिया था, तो इस वजह से वो भी कम हो गया है उधर से। अब ये करते हैं इधर से मसलन कोई किर्गिस्तान ले गया वीज़ा लगवा कर यहाँ से, तो वीज़ा लगवा के वहाँ ले गया, या किसी और कंट्री में ये ले जाते हैं, उस कंट्री से फिर आगे लेकर जाते हैं, फिर इधर लीबिया ले आए, फिर यहाँ से आगे जो है वो सही, उन्होंने अपने रास्ते मतलब हर जगह बनाए हुए हैं।